हमारा आज का लेक्चर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर है। अभी तक हम क्लासेस बनाते चले आए हैं। उन क्लासेस से हमने अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और उन ऑब्जेक्ट्स के साथ हमने उनके इनसाइड मेंबर फंक्शंस की फंक्शनलिटी को एक्सेस किया। फिर फर्दर हमने इनहेरिटेंस की मदद से क्लासेस को एक्सटेंड किया और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमने देखा कि किस तरह से बेस क्लास के पॉइंटर की मदद से हम डिराइव क्लास की फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम अभी तक जितनी भी ये फंक्शनलिटी बना रहे हैं उसके अंदर हमने ऑपरेटर्स का जिक्र नहीं किया। जैसे ही हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं और मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर यानी डॉट का ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। C++ के अंदर बिल्ट इन डेटा टाइप्स जैसे इंटीजर, फ्लोट्स, डबल्स और ये सब चीज़ें जो हैं इनके साथ तमाम ऑपरेटर्स को डिफाइन कर दिया गया है। लेकिन जब हम अपनी कोई क्लास बनाएंगे तो उसके साथ हम बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ ये असाइनमेंट ऑपरेटर और मेंबर सिलेक्शन यानी डॉट ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑपरेटर्स हैं जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और वो बाकी सारे ऑपरेटर्स जो हम आमतौर पे बिल्ट इन डेटा टाइप्स के साथ बड़े आराम से यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। जब हम उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे एरर्स आएंगे, क्योंकि हमने कंपाइलर को नहीं बताया कि प्रिंटिंग किस तरह से होगी, एडिशन का ऑपरेटर सम यानी सम का ऑपरेटर जो है वो किस तरह से यूज़ होगा, सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगी। अगर क्लास के एक से ज़्यादा डेटा मेंबर्स हैं तो फिर इनके जो मीनिंग है वो कंपाइलर को नहीं पता। असाइनमेंट में तो वो मेंबर बाय मेंबर असाइनमेंट कर देता है और मेंबर सिलेक्शन में डॉट लगाने के बाद उसके इनसाइड जितनी फंक्शनलिटी है वो आपको दे देता है, लेकिन इसके अलावा कोई ऑपरेटर जो है वो आपको अलाउ नहीं करता। अब C++ के अंदर जब हमारे पास क्लास को डिफाइन करने की फंक्शनलिटी दे दी गई है कि हम अपनी मर्ज़ी की क्लासेस बना सकते हैं, तो उसके साथ ही ये भी हमें फंक्शनलिटी दी गई है कि हम उनके साथ ऑपरेटर्स को खुद डिफाइन कर दें, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिलेशनल ऑपरेटर्स, स्ट्रीम इंसर्शन, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेटर जो हैं हम इन सबको अपनी क्लास के हिसाब से रीडिफाइन कर सकते हैं या ओवरलोड कर सकते हैं। और यही सारा जो प्रोसेस है इसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट इससे पहले हम फंक्शंस के साथ देख चुके हैं कि हम एक ही नाम के डिफरेंट फंक्शंस लगा दें अपनी क्लास के अंदर और उनकी जस्ट रिटर्न टाइप और पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट कर दें तो फिर वो अलग अलग फंक्शन कंसीडर होते हैं, बेशक उनका नाम एक ही हो। इसी तरह अब हम अपने उन्हीं ऑपरेटर्स को लेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस और वो इस तरह के बाकी तमाम ऑपरेटर जिन्हें C++ अलाउ करती है हमें ओवरलोड करने की, हम उनको ओवरलोड करेंगे अपनी क्लासेस के हिसाब से। C++ के अंदर हम ज़्यादातर ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से नए ऑपरेटर नहीं बना सकते। जितने ऑपरेटर C++ के क्रिएटर्स ने इसके अंदर रख दिए हैं, हम सिर्फ उनमें से ही जो ऑपरेटर्स हैं उनको ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे ही हम कोई नई क्लास लिखेंगे तो उसके साथ ओवरलोडेड ऑपरेटर जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। इस काम के लिए हमें एक ऑपरेटर फंक्शन लिखना पड़ता है जो कि किसी खास ऑपरेटर को ओवरलोड कर देता है। इसका सिंटैक्स हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हुए हम उनकी प्रायोरिटी को चेंज नहीं कर सकते। अब वो जो हम एक फंक्शन लिखेंगे किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए, तो उसके अंदर हम एक कीवर्ड लगाएंगे ऑपरेटर का और उसके आगे हम वो वाला ऑपरेटर लिख देंगे जिसको हम ओवरलोड करना चाह रहे हैं। अब अगर हमने एक ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू इसको ओवरलोड करना है तो इसको हम कुछ इस अंदाज से लिखेंगे कि हम कीवर्ड लिखेंगे ऑपरेटर का, उसके आगे हम इस ऑपरेटर के सिंबल को लिख देंगे। जो ओवरऑल सिंटैक्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि पहले रिटर्न टाइप आया करेगी, फिर ऑपरेटर का कीवर्ड, फिर उसका सिंबल आएगा जिसको हम ओवरलोड करना चाह रहे हैं और उसके बाद उसकी पैरामीटर लिस्ट आएगी कि यानी वो कितने ऑपरेंड्स लेता है। अभी जो हमारा फंक्शन है ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। ऑपरेटर का जो कीवर्ड है वो एक रिजर्व वर्ड है। अब अगर हम किसी क्लास के लिए कोई ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं तो हम उस ऑपरेटर फंक्शन को क्लास डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे और फिर उस ऑपरेटर फंक्शन की डेफिनेशन को लिख लेंगे कि इसके इनसाइड वो क्या काम परफॉर्म कर रहा है अपनी उस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब C++ के अंदर ज़्यादातर जो ऑपरेटर्स मौजूद हैं उनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। अब जब हम ये ऑपरेटर फंक्शन लिख रहे होते हैं किसी क्लास के लिए तो फिर हमारे पास दो चॉइसेस आती हैं कि या तो हम उस फंक्शन को किसी क्लास का मेंबर बना दें या हम उसे क्लास से आउटसाइड जाकर उसको लिख दें।
तो जो C++ के अंदर ज़्यादातर ऑपरेटर्स हैं उनको हम मेंबर और नॉन मेंबर दोनों तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों अप्रोचेस को हम देखेंगे। जब हमने किसी भी ऑपरेटर फंक्शन को, जो कि हम किसी ऑपरेटर के लिए लिख रहे हैं, उसको ओवरलोड करने के लिए लिख रहे हैं, उसे हम किसी क्लास का मेंबर या नॉन मेंबर बनाएंगे तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तो हमारा ऑपरेटर ये वाला पेरेंथेसिस है, यानी जो हमारी फंक्शन कॉलिंग है ब्रैकेट्स ये वाली, फिर ये हमारी जो स्क्रिप्ट वाली ब्रैकेट्स हैं जो हम अरे के अंदर यूज़ करते हैं, फिर पॉइंटर वाला जो हमारा ये एरो ऑपरेटर है ये वाला, और असाइनमेंट, जैसे ही हमारे पास इन 4 ऑपरेटर में से किसी भी ऑपरेटर को हमने ओवरलोड करना है तो उसके लिए जो हम ऑपरेटर का फंक्शन लिखेंगे उसको हमने क्लास का मेंबर बना देना है। अब देखते हैं कि अगर हम कोई एक आर्बिट्रेरी क्लास ले रहे हैं, उसके लिए हम कोई ऑपरेटर जो है उसको ओवरलोड करने जा रहे हैं, जैसे वो कोई भी सिंबल हो सकता है, फर्ज कर लेंगे प्लस का सिंबल है, तो हम देखेंगे कि प्लस अपने लेफ्ट मोस्ट जो उसका ऑपरेंड है उसकी टाइप क्या है। अगर तो उसकी टाइप इस क्लास से डिफरेंट है, यानी जिस क्लास के लिए हम ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं उसकी निस्बत उसकी लेफ्ट साइड पे जो उसका ऑपरेंड है उसकी टाइप डिफरेंट है, तो फिर हम उसको क्लास की इनसाइड जो है वो नहीं इम्प्लीमेंट करते, हम उसको क्लास से आउटसाइड जाकर इम्प्लीमेंट करते हैं और उस फंक्शन को इस क्लास का फ्रेंड डिक्लेयर कर देते हैं। मैं ये बात दोबारा रिपीट कर दूं कि हम एक क्लास के लिए कोई एक ऑपरेटर जो है उसको ओवरलोड करने जा रहे हैं, हमने उस ऑपरेटर की ऑपरेंड्स को देखना है, उसके लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड को देखना है। उस लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड की टाइप अगर इस क्लास की टाइप से डिफरेंट है तो फिर हमने इस ऑपरेटर फंक्शन को क्लास के आउटसाइड जाकर लिख देना है और इसको फ्रेंड के तौर पे क्लास में एक दफ़ा डिक्लेयर कर देना है। अब हम इसका दूसरा केस देखते हैं कि जब हम किसी क्लास के इनसाइड जो है इस ऑपरेटर फंक्शन को मेंबर बना देते हैं तो कॉलिंग के वक्त फिर क्या होगा। तो कॉलिंग करते हुए फिर हमें उसकी लेफ्ट साइड पर ये लाजमी इंश्योर करना पड़ेगा कि उसी क्लास का ऑब्जेक्ट लाजमी हो उस ऑपरेटर के जिस क्लास के अंदर हमने इसको मेंबर फंक्शन के तौर पे बनाया है। ये चीज़ अगर अभी आपको कंफ्यूज कर रही है तो इसको बाद में हम एग्जाम्पल की मदद से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि आर्गुमेंट्स कितने होंगे हमारे इस ऑपरेटर फंक्शन के। तो अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं कि एक तो ये है कि हम किसी भी ऑपरेटर फंक्शन को जो है वो क्लास से बाहर डिफाइन कर सकते हैं, यानी ग्लोबल स्कोप के ऊपर, या हम किसी क्लास का मेंबर फंक्शन जो है उसके तौर पे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो ये टेबल है इसके कॉलम्स के अंदर हमने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स लिख दिए हैं जितने हमारे ऑपरेटर को चाहिए। जो हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं उनको आमतौर पे 2 ऑपरेंड्स चाहिए और जो हमारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं उनको जस्ट 1 ऑपरेंड चाहिए। तो अब हम इस टेबल की एंट्रीज को देखते हैं कि अगर हमने अपने एक फंक्शन को, जो ऑपरेटर किसी को ओवरलोड कर रहा है, उसको ग्लोबल स्कोप पे, यानी हमने किसी भी क्लास के मेंबर नहीं बल्कि उसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया हुआ है, तो अगर तो हमारा यूनरी ऑपरेटर है तो उसको एक ही जो ऑपरेंड है वो चाहिए, और अगर वो बाइनरी है तो उसको 2 आर्गुमेंट्स चाहिए। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए 2 ऑपरेंड्स लिया करेंगे और यूनिटरी के लिए 1 ऑपरेंड लिया करेंगे या आर्गुमेंट लिया करेंगे। अब जब हम इस ऑपरेटर फंक्शन को किसी क्लास का मेंबर बना देंगे तो अब इसके लिए जो आर्गुमेंट्स हैं उनकी तादाद चेंज हो जाती है। जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं उनके लिए 0 हमें ऑपरेंड चाहिए या 0 आर्गुमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास क्लास के इनसाइड ही वो सारी डेटा मिल जाएगा जिसके ऊपर हमने एक्सेस करनी है, तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उस फंक्शन को कोई चीज़ अलग से पास करें। हाँ, लेकिन अगर वो बाइनरी ऑपरेटर ले रहा है तो फिर उसके लिए 1 जो आर्गुमेंट है वो तो अपनी उस क्लास में से ही ले लेगा, जबकि 1 वो किसी दूसरी क्लास से उसको ज़रूरत होगी, तो इसलिए फिर इसको 1 आर्गुमेंट की ज़रूरत होगी। ये टेबल मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि इसके अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर बताया गया है कि आपने ऑपरेटर फंक्शन को किसी क्लास के बाहर लिखा है या किसी क्लास के इनसाइड लिखा है, और यहाँ पर उस ऑपरेटर के जो ऑपरेंड हैं या आर्गुमेंट्स हैं वो लिखे हैं कि उसको 1 चाहिए या 2 चाहिए। अगर तो क्लास से आउटसाइड है तो उसको यूनरी ऑपरेटर के लिए 1 आर्गुमेंट और बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए 2 आर्गुमेंट्स चाहिए। लेकिन वो क्लास के इनसाइड लिखा है तो फिर यूनरी के लिए उसको किसी भी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं, वो क्लास के इनसाइड खुद ही एक्सेस कर लेगा, और बाइनरी ऑपरेटर के लिए 1 आर्गुमेंट वो अपनी क्लास के इनसाइड ढूंढ लेगा और दूसरा इसको आउटसाइड से पास हो जाएगा। जब हम इसको किसी इक्वेशन या किसी हमारी स्टेटमेंट के अंदर इस ऑपरेटर को लिखेंगे तो वो अपने लेफ्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट खुद ब खुद उसको पता लग जाएगा कि ये मैं इसका क्लब मेंबर हूँ, और लेफ्ट साइड के बाद वो जब राइट साइड पे अपने देखेगा तो वहाँ से उसको 1 ऑपरेटर की जरूरत होगी जो कि हम उस फंक्शन को कॉल करते हुए पास कर दिया करेंगे। अब जो हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हुए, उनमें से एक तो ये है कि हम उन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस यानी उनकी जो तरतीब है एवेल्युएट होने की उसको चेंज नहीं कर सकते, वो वही रहेगी जो C++ के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है। और उनकी जो एसोसिएटिविटी है कि क्या वो राइट टू लेफ्ट
जो है वो एवेल्यूएट होते हैं या लेफ्ट टू राइट एवेल्यूएट होते हैं, हम उसे भी चेंज नहीं कर सकते। अब जब हम ये ऑपरेटर फंक्शन लिख रहे होंगे जो ओवरलोडिंग का काम करता है, तो हम उसके अंदर डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स नहीं लिख सकते, हमें लाजमी तौर पर कुछ आर्गूमेंट्स पास करने होंगे। और इसी तरह हम नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को भी चेंज नहीं कर सकते। बाइनरी ऑपरेटर है तो उसको लाजमी 2 आर्गूमेंट्स चाहिए, यूनिटरी ऑपरेटर है तो उसको लाजमी 1 ऑपरेटर चाहिए अगर वो क्लास से आउटसाइड डिफाइंड है। अब कुछ और लिमिटेशंस को देखते हैं। हम नए ऑपरेटर नहीं बना सकते, यानी हम अपनी मर्जी से कोई नया ऑपरेटर जैसे ये मल्टीप्लिकेशन और प्लस को मिला के कोई और ऑपरेटर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो एरर आएगा। इसी तरह हमारे ये वाले ऑपरेटर्स हैं डॉट, डॉट स्टार, फिर उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर उसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन मार्क कॉलन, यानी जो टर्शरी हमारा इफ एल्स वाला ऑपरेटर है, और साइज ऑफ वाला ऑपरेटर जो है, इनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। अभी जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये हमारी बिल्ट इन डेटा टाइप्स के साथ वैसे ही काम करेंगे जैसे ये इंटीजर्स फ्लोट्स के साथ पहले काम कर रहे हैं। अभी जो हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर रहे हैं ये हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए भी कर सकते हैं, और एक मिक्सचर की जो अगर कम्बिनेशन आ जाए यूज़र डिफाइंड और बिल्ट इन जो हमारी क्लासेस हैं उनका, तो फिर हम उनके लिए भी इनको ओवरलोड कर सकते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने की एग्जांपल्स को देखते हैं। इनमें हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ये 5 ऑपरेटर जो हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। C++ के अंदर हम इनको ग्लोबल फंक्शंस के तौर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम इनको मेंबर फंक्शंस के तौर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इनकी जो रिटर्न टाइप होगी वो हमारे उस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगी जिसके अंदर हम इनको लिख रहे होंगे। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक वेक्टर की क्लास ली है और वेक्टर के इनसाइड हमने जो 2 एलिमेंट की एक अरे ले ली है वेक्टर की। फिर इसके बाद हमने इसका कंस्ट्रक्टर लिखा है जो कि 2 पैरामीटर ले रहा है, फ्लोट टाइप के a0 और a1। a0 को हम वेक्टर 0 पे असाइन कर देते हैं और a1 को हम वेक्टर 1 पे असाइन कर देते हैं। अब जरा देखिए, अब हम इस प्लस को इस क्लास के इनसाइड ही जो है वो ओवरलोड करने लगे हैं। तो इसका सिंटैक्स ये है कि हमने रिटर्न टाइप लिख दिया कि इसी क्लास की रिटर्न टाइप हो, यानी ये वेक्टर ही रिटर्न करेगा। ऑपरेटर का कीवर्ड डाला है, आगे वो सिंबल डाला है जिसको हम ओवरलोड करने जा रहे हैं, और फिर प्रिंसेस के अंदर हमने आर्गूमेंट लिख दी है। तो अगर आपको याद हो कि जब हम किसी बाइनरी ऑपरेटर को एक क्लास के अंदर लिख रहे होंगे तो फिर हमें इसकी प्रिंसेस में जस्ट एक आर्गूमेंट चाहिए। एक वो अपना इस क्लास के इनसाइड ले लेगा और दूसरा वो आउटसाइड द क्लास दूसरे में जो ऑब्जेक्ट होगा उससे ये देख लेगा इसको। तो इसकी जो पैरामीटर लिस्ट है उसके अंदर एक ही वी क्लास का आर्गूमेंट बाय रेफरेंस पास हो रहा है, दूसरा ये खुद ब खुद इसको एक्सेस कर लेगा। ये जो ये वाला डेटा है इसके क्लास के इनसाइड, इसको ये खुद एक्सेस कर लेगा। अब हमने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया है और ये वेरिएबल बड़ा खास किस्म का है। अगर आप देखें तो हम जो क्लास बनाने जा रहे हैं वो वी यानी वेक्टर क्लास है, और हमने उसके इनसाइड एक मेंबर फंक्शन में जाके उसी का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, हालांकि अभी हमारी क्लास पूरी की पूरी नहीं बनी। तो हम ऐसा C++ के अंदर कर सकते हैं कि हम किसी मेंबर फंक्शन के इनसाइड जाके उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिस क्लास को हम अभी डिफाइन कर रहे होंगे। इससे आउटसाइड हम ये नहीं कर सकते, यानी अगर हम यहाँ पे ये लिखते, यहाँ पे लिखने की कोशिश करते तो हमारा कंपाइल एरर आता कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन किसी मेंबर फंक्शन के इनसाइड जाके आप उस क्लास का सेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हमने ये वी क्लास का ही एक रिजल्ट वेरिएबल लिया है जिसको हमने 0.0 और 0.0 से इनिशियलाइज कर लिया है, और इसको अगर आप देखें तो ये आपको f नज़र आ रहा है। f का मतलब ये है कि ये फ्लोट के तौर पे ट्रीट करना है, इसको डबल के अंदर नहीं रखना। तो जब हम चाह रहे हो कि हमने फ्लोट में ही रखना है तो फिर हम साथ f जो है ये अपेंड कर देते हैं अपनी 0.0 के साथ। अब हमने एक लूप के अंदर ये सम किया है। सम किस तरह से हम कर रहे हैं कि हम वेक्टर जो i उसका एलिमेंट है उसको, और जो इसको एक आर्गुमेंट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस वेक्टर का ith जो उसका एलिमेंट है उन दोनों को सम करके इनका रिजल्ट भी हम इस रिजल्ट वाले ऑब्जेक्ट के ith वेक्टर के अंदर रख रहे हैं। यानी आपको याद हो वेक्टर्स क्या होते हैं, वो i डायरेक्शन में हो सकते हैं, j डायरेक्शन में हो सकते हैं या k डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो हम आमतौर पे जब i डायरेक्शन वाला होता है उसको i के अंदर जमा करते हैं, जो उसका jth एलिमेंट होता है उसको j में जमा करते हैं, और जो उसका kth एलिमेंट होता है अगर वो 3D वेक्टर है तो फिर उसको k में जमा करते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम सिर्फ 2D वेक्टर्स को ले रहे हैं जिनके 2 कंपोनेंट होंगे। तो इस लूप की मदद से पहली दफ़ा उसका पहला एलिमेंट जमा होकर इस रिजल्ट के पहले एलिमेंट में आ जाएगा,
और उसके बाद दूसरी इटरेशन में दूसरा एलिमेंट जमा होकर इस रिजल्ट के अंदर आ चुका होगा। और जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा चल के, तो उसके बाद हम इस रिजल्ट वाले ऑब्जेक्ट को वापस कर देंगे। तो अब जब ये हमारा प्लस का ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो फिर हम रिजल्ट जो है इसका कैलकुलेट कर चुके होंगे। अब जरा दूसरा ऑपरेटर देखें जिसको हमने क्लास की बाउंड्रीज से बाहर जाकर डिफाइन किया है। अब हम ये जो मल्टीप्लिकेशन है कोई से दो वेक्टर्स की, हम उसको क्लास से आउटसाइड जाके एज ए नॉन मेंबर के तौर पे देख रहे हैं कि वो किस तरह हम कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑपरेटर ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेटर है जो मल्टीप्लिकेशन का है, इसको दो ऑपरेंड चाहिए, एक लेफ्ट और एक राइट। हमने ये दोनों यहाँ बाय रेफरेंस ले लिया, उनकी टाइप भी वी रख दी है जो वेक्टर क्लास है कि इनको दो वेक्टर्स चाहिए, तो एक लेफ्ट होगा वेक्टर, एक इस ऑपरेंड के राइट साइड पे होगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। अब आप देखिए कि अब हमने यहाँ पर एक फ्लोट लिया है जो कि रिजल्ट के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया है। फिर हमने लूप लगा के बिल्कुल वैसे ही जो आइथ उसका वेक्टर है उसको आइथ वाले ही वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है, और उसका जो सेकंड वेक्टर है उसको सेकंड वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे ये जो लेफ्ट ऑपरेंट है उसका आइथ वेक्टर और राइट वेक्टर का आइथ कंपोनेंट दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट के अंदर हमने प्लस इक्वल कर दिया है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जो वेक्टर्स होते हैं उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली आप उनकी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर देते हैं कि x टाइम्स x प्लस y टाइम्स y, तो हम एक्चुअली ये वो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। और जब ये कैलकुलेट होकर इस रिजल्ट वाले फ्लोट के अंदर आ चुकी होगी तो हम उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब अगर आप गौर करें तो हमने जब प्लस ऑपरेटर लिखा तो हमने उसकी रिटर्न टाइप उसी क्लास की लिखी, यानी वी क्लास का ही वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। लेकिन इस जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है इसके लिए हमने एक फ्लोट का वेरिएबल लिया है। ये फ़र्क आपको उस वक्त समझ आएगा जब हम मेन के अंदर आएंगे। मेन के अंदर जनाब हमने तीन वेक्टर ले लिए हैं, v1, v2 और v3। तीन वेक्टर लिए हैं जिसमें से हमने v1 का जो पहला कंपोनेंट है उसको 0.0 से इनिशियलाइज किया है और दूसरे को 1.0 से। v2 का जो पहला कंपोनेंट है वो 1.0 से और दूसरा 0.0 से, और v3 जो है उसको हमने दोनों को 0.0 से इनिशियलाइज कर लिया। फिर हमने एक फ्लोट x वेरिएबल लिया है। अब देखें क्या हो रहा है। अब हम वेक्टर 3 के अंदर वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि वेक्टर 1 और वेक्टर 2 के लिए आपने इस प्लस ऑपरेटर को डिफाइन कर दिया हुआ है, ओवरलोड कर दिया हुआ है। तो वो अपने इनसाइड जाके इन दोनों वेक्टर्स को एलिमेंट बाय एलिमेंट जमा करके एक रिजल्ट वाले वेरिएबल में रख रहा है, और उस रिजल्ट को हम वापस रखवा रहे हैं v3 के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो रिजल्ट है इसकी टाइप भी v है और v3 जो है ये भी एक तरह का वेक्टर है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर दो वेक्टर्स को प्लस करते हैं, हमने अपनी इस फंक्शनलिटी की मदद से C++ के अंदर भी उसी स्टेटमेंट की फॉर्म में उसी सिंटेक्स के अंदर हमने इनको ऐड कर लिया है। अदरवाइज फिर हमें एक मेंबर फंक्शन के अंदर v1 डॉट करके कॉल करना पड़ता, उसके अंदर हम पैरामीटर पास कर रहे होते और वो चीज़ थोड़ी अननेचुरल लगती। अब हमने इसको मैथमेटिक्स वाले सिंटेक्स के अंदर लिख दिया है। इसके मुकाबले में आप अगर मल्टीप्लिकेशन को देखें तो v1 टाइम्स v2 इसको हम एक x फ्लोट वेरिएबल के अंदर रखवा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने इस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हुए इसकी डेटा टाइप रिटर्न टाइप थी वो फ्लोट बता दी थी। तो इसलिए अब हम यहाँ पर किसी और वेक्टर के अंदर इसका आंसर स्टोर नहीं करवा सकते, हम इसको फ्लोट में करवा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर भी v लिख देते और इसके अंदर ये जो रिजल्ट है इसकी टाइप भी v लिखते और यहाँ पर भी रिटर्न ये जो रिजल्ट वाला वेक्टर है ये हो रहा था, तो फिर हम यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही लिख सकते जैसे आम मैथमेटिक्स में हम यहाँ लिखते कि एक वेक्टर है वो v1 टाइम्स v2 है। अब सी आउट करके हम देख रहे हैं कि जी v3 डॉट वेक्टर 0 लेस देन कोमा फिर लेस देन v3 डॉट वेक्टर 1 और फिर एंड लाइन कर रहे हैं, और उसके बाद हम इस x को प्रिंट कर रहे हैं। यानी एक दफ़ा हम v3 जो रिजल्ट है दो वेक्टर्स की एडिशन का उसको इस सी आउट की मदद से लिख रहे हैं, और फिर हम इस x को प्रिंट कर रहे हैं जो फ्लोट है जिसके अंदर हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। तो अब जब हमारा रिजल्ट आएगा तो जो पहला हमारा सम होने के बाद आंसर है वो इस तरह से प्रिंट होगा, जबकि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो हमारे पास ये स्केलर एक तरह का आएगा। अब इस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने का फ़ायदा ये है कि हम इसको एक इस तरह की स्टेटमेंट में भी चेन करके लिख सकते हैं कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, तो वो इस तरह से कि सबको सम करने के बाद एक वेक्टर के अंदर रख देगा। ये चेनिंग कहलाता है, और ये चेनिंग का अमल सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हुआ है कि हमने ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड कर दिया है। लेकिन इसके मुकाबले में हम जो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है उसके साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमें उस क्लास का रिटर्न जो रिजल्ट हो रहा है वो
फ्लोट टाइप का रिटर्न हो रहा है, वो वी वेक्टर टाइप का रिटर्न नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है, इसको हम उस चेनिंग वाली स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते कि हम यहाँ पे इस तरह नहीं लिख सकते कि v1 टाइम्स v2 टाइम्स v3, इस तरह हम नहीं कर सकते। इसी चीज़ को हम ज़रा विजुअल स्टूडियो में वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या वाकई इस तरह से होता है। अब हम उसी स्लाइड वाले एग्जाम्पल को इस विजुअल स्टूडियो के अंदर चला कर देखते हैं। एक वी क्लास है जिसके अंदर हमने फ्लोट एक अरे ली है 2 एलिमेंट्स की, उसको वेक्टर का नाम दिया है। एक कंस्ट्रक्टर लिखा है जो कि सिंपल 2 पैरामीटर लेके वेक्टर 0 को a0 से इनिशियलाइज कर देता है और वेक्टर 1 को a1 से इनिशियलाइज कर देता है। एक हमने मेंबर फंक्शन के तौर पे एक प्लस का ऑपरेटर जो है उसको ओवरलोड किया है। वो एक आर्गूमेंट ले रहा है वी क्लास का, इन वेक्टर क्लास का बाय रेफरेंस, और अपने इनसाइड जाके एक रिजल्ट वाला जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो बना रहा है। और उस रिजल्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर पहले एलिमेंट के ऊपर पहले वेक्टर की दोनों का सम रख रहा है, पहले एलिमेंट्स का, एक वो जो इसके इनसाइड ऑलरेडी डिफाइंड है और दूसरा वो जो ये अपने इस पैरामीटर से भी ले रहा है। तो इन दोनों का जो वो ith एलिमेंट है उसको जमा करके इस रिजल्ट वाले वेक्टर के अंदर रख रहा है। और बाद में जब ये सारा लूप कंप्लीट हो जाता है, 2 टाइम्स ये चलेगा, तो उसके बाद ये रिटर्न कर देता है। फिर हमने इस क्लास की बाउंड्री से बाहर आकर एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर जो है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन इसकी जो रिटर्न टाइप है वो हमने जानबूझकर फ्लोट रखी है ताकि आपको ये समझ आए कि अगर हम इसको रिटर्न टाइप उसी ऑब्जेक्ट की रख देंगे तो फिर हम इसको फाइनल किसी एक्सप्रेशन के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, ये चूंकि अब क्लास से बाहर है तो इसलिए अब इसको 2 ऑपरेंड लेफ्ट और राइट चाहिए और उनकी टाइप भी वेक्टर क्लास होनी चाहिए। अब ये इनसाइड एक रिजल्ट वेरिएबल ले रहा है फ्लोट टाइप का, और अब उसके बाद इस लूप के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ith एलिमेंट को ith एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट के अंदर सम कर रहे हैं और बाद में हम ये रिजल्ट जो है ये रिटर्न कर रहे हैं। मेन के अंदर आते हैं। मेन के अंदर आके हमने v1 और v2 ये 2 वेक्टर बनाए हैं जिनका एक कंपोनेंट 0.0 और 1.0 है, जबकि वेक्टर 2 का एक कंपोनेंट जो है 1.0 0.0 है। वेक्टर v3 जो है इसके अंदर हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया है। अभी जो फ्लोट का f आपको नजर आ रहा है वो सिर्फ इसलिए है कि हम कंपाइलर को फोर्स कर रहे हैं कि वो इनको फ्लोट कंसिडर करे, डबल के तौर पर ना ले। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने फ्लोट x ले लिया है और ये जो v3 है इसके अंदर हमने v1 और v2 का सम जो है वो रखवा दिया है। तो अगर हम ये ऑपरेटर ओवरलोड ना करते तो हम इस सिंटैक्स को यूज़ नहीं कर सकते थे। उसकी जगह फिर हमें वो डॉट ऑपरेटर लगा के फंक्शन कॉलिंग करनी पड़ती और एक पैरामीटर को उठा के दूसरे में पास करना पड़ता, और उस लंबे जो हमारा सिंटैक्स है उससे काफ़ी बेहतर ये कम्पैक्ट है कि हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मैथ की इक्वेशन लिखते हैं, हमने 2 वेक्टर्स को सम करके एक और वेक्टर में रख लिया है। अब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की है और मल्टीप्लिकेशन जो कि हमें फ्लोट रिटर्न करेगी तो वो हमने इस x के अंदर रखवा लिया है। अब आप देखें कि अब हम इनको प्रिंटिंग कर रहे हैं। प्रिंटिंग करते हुए हमने जो v3 है जो वेक्टर है इसका 0th एलिमेंट और फिर फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों को कोमा लगाकर प्रिंट करवा दिया है पेरेंथेसिस के अंदर, और ये जो x है ये सिंपल फ्लोट प्रिंटिंग हो रही है। इसको अब हम चला कर देखते हैं। तो अब आप देखें कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है सी आउट वाली ये वाली, इसने हमें पेरेंथेसिस के अंदर 1,1 यानी एक वेक्टर पूरे का पूरा हमें रिटर्न किया है, जिसका एक कंपोनेंट जो है उसका 1 है और दूसरा कंपोनेंट भी 1 है। इसके मुकाबले में जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसने हमें एक स्केलर रिटर्न किया है जो हम 0 की शक्ल में दिखा रहे हैं। तो आप अब इस एग्जाम्पल को अपने विजुअल स्टूडियो में जाकर चलाकर वेरीफाई करें कि क्या वाकई ऑपरेटर ओवरलोडिंग सक्सेसफुल हो रही है। फिर आपको इस तरीके से समझ आ जाएगा कि अगर हम एक चीज़ को मेंबर के तौर पे जब हम लिखते हैं, किसी क्लास के मेंबर के तौर पे इंप्लीमेंट करते हैं या नॉन मेंबर के तौर पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो चीज़ें किस तरह से प्रिंट होती हैं। अब हम फ्यूचर में जाकर ये जिस तरह हमने खुद ये सारी चीज़ें प्रिंट की हैं, हम इस स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर देंगे ताकि हमें ये पूरी स्टेटमेंट खुद से ना लिखनी पड़े। अब इस एग्जाम्पल के अंदर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि हमने इस नॉन मेंबर फंक्शन को क्लास के इनसाइड फ्रेंड डिक्लेयर कहीं भी नहीं किया हुआ। हालांकि हमने ये कहा था कि जब हम आउटसाइड द क्लास किसी चीज़ को एक्सेस करने देना चाह रहे हो किसी क्लास के अंदर, तो हम उस बाहर वाले फंक्शन को इसे क्लास के अंदर फ्रेंड डिक्लेयर कर देते हैं। तो जनाब इसका आंसर ये है कि ये चीज़ें सारी पब्लिक वाले सेक्शन के अंदर डिफाइन है। तो जब चीज़ कोई पब्लिक है तो वो बगैर फ्रेंडशिप का कंसेप्ट यूज़ किए भी क्लास से आउटसाइड इसको एक्सेस कर सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस क्लास के अंदर कहीं भी फ्रेंड का साथ उस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर वाले फंक्शन को
डिफाइन नहीं किया। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ यहाँ पब्लिक में की बजाय प्राइवेट में होती तो फिर हमें यहाँ पर फ्रेंड डिक्लेयर करना होता।